प्रधानमंत्री जी अपने आप को बोल रहे हैं मैं तो अवतारी हूँ, केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि नहीं मैं हम ये केंद्र हमें करने नहीं देती, दिल्ली की जनता वैसे ही त्रस्त है। शिवलिंग को भी अच्छे से धो पोछ करके और उसके नीचे भी थोड़ी सी खुदाई कर दे, मुझे लगता है पूरा बुद्ध बुद्ध बुद्धमय ये भारत है। अपना रोजगार बचाएं, अपना नौकरी बचाएं, अपना खाना महंगाई से लड़ें कि अपना धर्म बचाएं और अपनी जात बचाएं। जात धर्म में अगर चलना है तो बीजेपी और जो इस तरह की चीजें फॉलो करते हैं उनके साथ चलिए। प्रियंका जी, राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा चुनाव लड़ने जा रहा है। क्या लगता है कि भाजपा और कांग्रेस ये जो बड़ी पार्टियां हैं और उसमें राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा कहां अपना स्थान बना पाएगा और मुद्दे क्या रहेंगे उनके? देखिए, मुद्दे पूरे देश का जो है वो एक ही है। जो पूरा देश आजकल हमारा महंगाई बेरोजगारी में जल रहा है, युवा सड़कों पे है। यहाँ पे जो दिल्ली का मुद्दा है, मार्शल्स जो बस मार्शल सड़कों पे हैं, शिक्षक भर्ती को लेकर के सब सड़कों पे हैं। तो मतलब ये अगर आप केंद्र की बात कर ले या दिल्ली की बात कर ले, दोनों ही जगह पे मतलब इस ऐसा झूठ का भ्रम का पुलिंदा डाला गया लोगों के सामने। मतलब आप सोच नहीं सकते कि 2 करोड़ आपको नौकरियां मिलेंगी, 15-15 लाख आपके खाते में आएंगे। भोली भाली जनता, मासूम जनता, जहां 500 तक सिलेंडर ले रही थी अब 1000-1200 ऊपर हो गया। और ये लोग एक दिमक की तरह आकर उससे चिपक गया। और सही भी बात है, जो बहुत ये मतलब इस तरह का अगर जाल और भ्रम नहीं फैलाया जाए तो लोग सोच नहीं पाते। या तो उनको बहुत ऊंचा उछाल के दो कि आपको ये मिल जाएगा जिस हिसाब से ये केंद्र में बीजेपी सरकार ने दिया, और जिस हिसाब से यहाँ पे केजरीवाल ने दिया कि लोकपाल आएगा, भ्रष्टाचार खत्म, और हम लोग एकदम गरीब नागरिकों की तरह चलेंगे, हम लोग कोई गाड़ी नहीं यूज़ करेंगे, हम जनता के आम सेवक रहेंगे तमाम। और आज देखिए शीश महल, टॉयलेट लाखों का है और शीश महल में रह रहे हैं। पहुंचते ही उन लोगों ने विधायकों की सैलरी बढ़ा दी, और उसी तरह केंद्र में भी यही सारी चीज़ें हैं और पहुंचते ही बढ़ा दी। और आज और प्रधानमंत्री जी अपने आप को बोल रहे हैं मैं तो अवतारी हूँ, केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि नहीं मैं हम ये केंद्र हमें करने नहीं देती, दिल्ली की जनता वैसे ही त्रस्त है कि भाई तुम करने नहीं देती, तुम हो ही क्या। लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है, चीज़ें समझ में आ रहा है। लेकिन अब चूंकि इस तरह ये सब बिल्कुल संगठित रूप से, मैं इनको बिल्कुल एक बहुत बड़ी क्रिमिनल लॉबी बोलूँगी, जो लोगों के सपनों को बेच रही है, लोगों के सपनों को चुरा रही है, लोगों के सुकून को खा रही है। और इस तरह लोग परेशान और त्रस्त हो गए कि उससे निकल भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन हाँ, एक वक्त आता है, एक दौर आता है, जब तक लोगों को समझ नहीं आता जाए कहाँ, तब तक ही वो रहता है। लेकिन जब एक बार रास्ता मिल जाता है कि जाना कहाँ है, पहले की चीज़ें क्या अच्छी थी, अभी की चीज़ें क्या अच्छी हैं, किस टाइम हम अच्छे थे, जब लोगों को पता चलता है अपना रास्ता वो चुन लेता है। अब फरवरी में दिल्ली में आम चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के। आपको नहीं लगता कि बहुत कम समय है, इतने कम समय में जो राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा है कैसे 70 विधानसभाओं के लिए अपने संगठन को तैयार करेगा, कैसे वो सारी जो है कवायदे पूरी करेगा? क्या इसमें आपको नहीं लग रहा है कि कम समय में इतनी तैयारी बहुत कम समय है? सबसे ज़्यादा समय पर मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ। ये देखिए, कम समय बिल्कुल ही है, और थोड़ा सा ये दुर्भाग्यपूर्ण भी रहता है, दुर्भाग्यपूर्ण भी रहा है कि अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे जो बसें आ रही थी, सारी चीज़ें आ रही थी, उसको बॉर्डर पर रोक लिया गया है। यहाँ पे लोग नहीं पहुँच पाए हैं, और बहुत लोग यहाँ पहुँच ही नहीं पाए, तो चीज़ें उस हिसाब से दिखाई नहीं पड़ रही हैं। लेकिन अगर आप देखें कि ठीक है, कोशिश तो हो रही है ना, बदलाव होने की कोशिश तो हो रही है, और सब लोग यही कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसमें भी अपना जितना हो सकता है सब लोग अपनी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, केजरीवाल भी 10 साल से हैं, कांग्रेस भी है, भाजपा भी है, और अभी जो है देश में मस्जिदों के सर्वे का एक ट्रेंड चल पड़ा है। तो क्या कहना चाहेंगी, मस्जिद के नीचे क्या है? हमने ये सवाल कई लोगों से पूछा है, अब आपसे पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है मस्जिद के नीचे क्या है? देखिए, अगर आप मस्जिद की बात करते हैं तो अगर मंदिर के नीचे अगर मस्जिद ढूंढा जा रहा है, मस्जिद के नीचे अगर शिवलिंग ढूंढा जा रहा है, तो ज़रा शिवलिंग को भी अच्छे से धो पोछ करके और उसके नीचे भी थोड़ी सी खुदाई कर दे, मुझे लगता है पूरा बुद्धमय ये भारत है। और जिस हिसाब से अगर आप जरा सा भी सोशल मीडिया पे होंगे, एक राजेंद्र प्रसाद जी हैं, बहुत ज़्यादा लिंग्विस्टिक का है उनका, और एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड, आर्कियोलॉजी से रिलेटेड है, उनको मैं फॉलो करती हूँ। और इस तरह कुछ लोग हैं जो डेयरिंग है, जो चीज़ें दिखा रहे हैं। तो हमारा ये पूरा देश ही, पूरा भारतवर्ष ही बुद्धमय था।
तो थोड़ा सा और खोद लेंगे तो थोड़ा मुझे लगता है अच्छा हो जाएगा, ताकि सही चीज़ निकल जाएगी। वरना फिर आखिर उस स्टेज पहुंचने के बाद फिर हमें जो मानवतावादी लोग हैं, हम और आप जैसे लोग हैं, जब वो खोदने लगेंगे तो वो निकलेगा वही। और जिस हिसाब से ये लोग पूरे देश में इस हिसाब से जात धर्म का मुद्दा क्रिएट कर रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपने देखा होगा कि एक चीज़ें बटेंगे तो कटेंगे। मतलब लोगों ने इतना ज़्यादा इसको वो कर दिया हाईलाइट इस हिसाब से कि वो समझ नहीं पा रहा है कि धर्म बचाएं, अपना रोजगार बचाएं, अपना नौकरी बचाएं, अपना खाना महंगाई से लड़ें, कि अपना धर्म बचाएं और अपनी जात बचाएं। तो ये हिंदू मुस्लिम का जो बिल्कुल इस हिसाब से लोगों को टकराहट, वो इंसान समझ नहीं पा रहा। बच्चा आज वक्फ बोर्ड कर रहा है। मैं भी ये मानती हूँ कि वक्फ बोर्ड का जो मसला है उसमें ना गरीब हिंदुओं का कोई फ़ायदा है, ना गरीब मुस्लिमों का फ़ायदा है, क्योंकि वो कुछ एलिट लोगों के पास में है। एडिट तो इसमें नॉर्मल हम लोग को ना देखने की जरूरत है। हम लोग को तो यार अपना जो बेसिक मुद्दा है, हम लोग रोटी कपड़ा। क्या लग रहा है, पहले अभी मुसलमानों की लिंचिंग हो रही थी, फिर वक्फ बोर्ड पे मसला आ गया, उसके बाद अब मस्जिदों के सर्वे होने लग रहे हैं, तो जो लगातार जो है एक तरह से टारगेट किया जा रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सारी चीज़ें हैं जनता को सिर्फ फंसाने की चीज़ें हैं, ताकि वो इन सब चीज़ों में उलझी रहे। और आज का सोशल मीडिया भी इतना ज़्यादा मतलब जो है, तो पहले तो सोशल मीडिया से ठीक है कुछ लोग जाया करते थे, लेकिन हाँ अब पहले ऐसा लगता था IT सेल सिर्फ हमारे टीवी घरों अखबारों में चल रहा है, लेकिन वो थोड़ा बहुत दबाव में आकर हमारी भी खबरें कुछ दिखाने लगा है। और यही चीज़ वो लोग अब सोशल मीडिया पे पहुंच चुके हैं। अब लोग इतने ज़्यादा भ्रमित हैं, कौन सी चीज़ें सही है, कौन सी चीज़ें गलत है, अब इसमें भी भ्रम हो रहा है। तो अब मुझे लगता है कि अब लोगों को खुद से सोचना चाहिए कि किस स्टेज में किसके सरकार में हम सही थे, किसके सरकार में थोड़ा सा सही थे, किसके सरकार में हमारे लिए स्कूल कॉलेजेस बने। चाहे यूपी के लोग ये सोचें कि किसके टाइम में हमारे पास स्कूल कॉलेजेस और इस सारी ठेका पट्टी में हमारा हकदारी था। उसी तरह दिल्ली में भी सोचें कि किसके टाइम में हमारे भागीदारी थी, ठेकेदारी में हमारा था, योगदान था, हम ठेकेदारी में जा सकते थे, हमारे बच्चे पढ़ सकते थे, हॉस्पिटल जा सकते थे, अच्छा खाना खा पाते थे। और महंगाई किस तरह थी। आप धनिया का देख लें, जाते थे हम लोग सामान लेने के लिए, धनिया ऐसे ही दे देता था, नींबू ऐसे ही दे देता था। आप तो धनिया मिर्च अगर बोला, अगर इस बात पे बोल दे कि आप धनिया मिर्च फ्री चाहिए तो आप इस सरकार को ला दो, तो लोग बोलेंगे भाई यही बहुत बड़ी बात है। अब तो फ्री में सरकार ही सब कुछ दे रही है। अब आप अगर देखें तो महिलाओं के लिए जो है, आप खुद भी महिलाएं, बस फ्री कर रखी है, 200 यूनिट बिजली फ्री है, और तो ये जो तमाम चीज़ें फ्री मिल रही है, तब तो जनता को अच्छा लगेगा, और जनता तो फिर से उन्हीं सरकारों को चुनना चाहेगी जो उनके लिए मुफ्त में सुविधा दे रही है। देखिए, नहीं, फ्री कुछ भी नहीं है, क्योंकि बिजली का बिल भर के आया है, पानी का बिल भर के आया है। और मिडिल क्लास जैसे हम लोग हैं, हम लोग इतना ज़्यादा इन सब चीज़ों से त्रस्त हैं। और जो गरीब जनता जिनको बोले फ्री मिल रहा है, उनको आज दिल्ली में आप बाहर अगर निकलेंगे, बाल धुल के निकलिए बाहर, शाम तक आइए, ऐसा डस्ट और सब चेहरे पे पूरे बॉडी पे भर जाता है कि आप यहाँ पे तो आपको 30 साल ज़िंदगी कम हो गया है। और जो खाने का जो पानी है, आखिर आप पीने का पानी तो फिल्टर करके ले सकते हैं, खाने के पानी में तो खाने के लिए वही यूज़ करेंगे। लोग बीमारियों से पेट आप बिल्कुल त्रस्त हैं, आपके बच्चों को अच्छा न्यूट्रिशन खाना नहीं मिल पा रहा है। तो भाई ये हो क्या रहा है, आप किस लिए आए थे और क्या कर रहे हो? अच्छा, एक तरफ तो संभल में जो हुआ वो आपको पता है कि किस प्रकार से अदालत ने याचिका स्वीकार की और मस्जिद पे सर्वे करने टीम गई, रिपोर्ट भी आ गई। लेकिन ये 19 नवंबर को हुआ पहली बार। दूसरी बार 23 नवंबर को जब टीम दोबारा सर्वे करने पहुंची, तो फिर जो है वहाँ एक हिंसक हड़प हुई, 5 मुस्लिम युवकों की जान चली गई। आपको क्या लगता है इसके पीछे किसकी गलती है, किसको दोषी मानती हैं? देखिए, सोची समझी बहुत अच्छे से साजिश थी कि पूरे देश की नज़र इन सब चीज़ों पर जाए। टीवी मीडिया भी उछाल के दिखाया, और इस हिसाब से जिस हिसाब से मुस्लिम कम्युनिटी दुखी हुई, उसी हिसाब से हिंदू कम्युनिटी भी परेशान हुई। और इन दोनों के इमोशंस का जो यूज़ करना, उस हिसाब से जो सरकारें हैं वो यूज़ कर रही हैं, और उस चीज़ को वो अपने वोट को भी प्रभावित करेंगी और कर भी रही हैं। और अभी मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगी, अगर कोई भी सरकार या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या जो सरकारें हैं, पता नहीं, हो सकता है कि जो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की, या तो बहन जी या सपा, जो देखिए जो लड़ेगा वही आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये देखा गया है कि चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, तो आपको लड़ना पड़ेगा कुछ ना कुछ करने के लिए। तो कोई भी अगर आए, अगर वो बोले कि हम सारे संसाधनों में हम उस कम्युनिटी को भागीदार बनाएंगे जिनका संसाधनों में हिस्सा नहीं है, मतलब कुछ % ही लोग तो बैठे हैं रिसोर्सेज पे, तो ठेका पट्टी में उनको भागीदार बनाएंगे।
और महिलाओं को उनकी आबादी के हिसाब से भागीदार बनाएंगे। तो इस हिसाब से अगर बातें की जाएँ तो लोग उस जगह पे वो समझ सकते हैं कहाँ उनको वोट डालना है। अच्छा, एक नारा अभी चला हुआ था महाराष्ट्र चुनाव में, काफ़ी फ़ायदा भी मिला इसका भाजपा को कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। और अभी धीरेन्द्र शास्त्री जो बागेश्वर धाम के हैं और वो अभी देश में हिंदू एकता यात्रा चला रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हिंदू एकता मुझे तो नहीं लगता, और जो सब बड़ी बड़ी पार्टियां जो हैं, मुझे तो यही नहीं समझ में आता डर किस बात का है। क्योंकि खुद वो लोग बोलते हैं कि हम लोग का प्रतिनिधित्व नहीं है। जो एक ओबीसी समाज, बहुत बड़ा ओबीसी समाज है, तबका है, प्रतिनिधित्व नहीं है उनको। उनको प्रतिनिधित्व भी चाहिए, फिर उनको हिंदू भी बनना है, उसके बाद से एससी कम्युनिटी भी, उनको प्रतिनिधित्व भी चाहिए और हिंदू भी बने रहना है। एसटी कम्युनिटी अभी भी लड़ रही है अपने हकों के लिए, तो वो तो सलाम करने के योग्य हैं। तो और पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां किस चीज़ का फ़ायदा उठा रही हैं? क्या डरी हुई हैं? लोग भी नहीं खुल के बोल रहे हैं कि हाँ, क्योंकि बताया जा रहा है कि आपके ऊपर मुस्लिम कब्जा कर लेंगे। मतलब देखिए, खुल के आना पड़ेगा, आपको एक साइड लेना पड़ेगा कि आपको चाहिए क्या, कि आपको हकदारी चाहिए, भागीदारी चाहिए, या अपने जात धर्म में सर्वोच्च रहना है। हकदारी भागीदारी चाहिए तो उसी तबके के साथ चलिए। जात धर्म में अगर चलना है तो बीजेपी और जो इस तरह की चीज़ें फॉलो करते हैं उनके साथ चलिए। दो ही चीज़ आपको एक चुनना है, बीच में रहेंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। वो लोग तो कहते हैं कि जैसे कि आप लोग जो SC ST के लोग के लिए आवाज़ उठाते हैं, तो आप लोग जातिगत जनगणना की मांग करते हैं, तो आप लोग जातिवाद बढ़ा रहे हैं, आप लोग हिंदुओं को खतरा कर रहे हैं। हिंदू को एक होना चाहिए। हिंदू है कौन, मुझे ज़रा बताएं। हिंदू है कौन? ब्राह्मणों को अगर आप उठा के देखेंगे, वो बोलते नहीं हिंदू हम नहीं, हम सनातनी हैं, हम ब्राह्मण हैं। हिंदू कोई शब्द ही नहीं था 1911 के पहले। जब देखने लगा कि लोग इकट्ठे होने लगे, तब उन्होंने हिंदू दे दिया। बढ़ते बढ़ते आया, ओबीसी ने SC पे किया, SC ने अपने गरीब तबको किया। ये चीज़ आज भी चली। और कास्टिस्ट ब्राह्मण तो कहीं पे भी जाके बाबा साहब को जाकर के प्रणाम करते हैं, मतलब अपनी बुद्धि के उस पे कि ठीक है, हम जो भी आए सत्ता में उसके साथ हम रहेंगे। उनका तो यही है, वही चीज़ हमेशा रहती है। तो हम लोग ये चीज़ें क्यों नहीं समझ पाते कि हमें जाना कहाँ है भाई? आपको हिंदू बने रहना है, तो उसके लिए आपको क्या क्या बलिदान देना पड़ेगा? आप हकदारी की बात मत करिए, भागीदारी की बात मत करिए। आप जो है उस हिसाब से कास्टिज्म फॉलो कीजिए। अगर आपको भागीदारी चाहिए, हकदारी चाहिए, प्रतिनिधित्व चाहिए, तो डेफिनेटली आपको संविधान के तहत चलना पड़ेगा और उन तबकों में खड़ा रहना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा। तो आपको जाना कहाँ है आपको पता होना चाहिए। अच्छा, आप लोगों पे ये भी आरोप लगता है कि आप लोग मणिपुर में जो हिंसा हुई है या हो रही है, उस पर तो लगातार आप सवाल उठा रहे हैं, लेकिन बगल का देश बांग्लादेश है, वहाँ पे लगातार हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उनके साथ हिंसा हो रही है, उस पर आप लोग कभी कुछ कमेंट नहीं करती, उसके लिए कुछ नहीं बोलती हैं? देखिए, मतलब मणिपुर हमारे देश का हिस्सा, जहाँ तक मुझे लगता है। लगता है या है? नहीं, तो ये आप बोल रहे हैं मणिपुर के लिए हम नहीं बोल रहे। अरे मणिपुर हमारे देश का हिस्सा है, तो हम सबसे पहले उसके लिए बोलेंगे ना। मणिपुर के लिए बोलेंगे भाई। वहाँ जाके देखो, वहाँ जहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर, उसके प्रधानमंत्री मोदी ही हैं। बांग्लादेश से हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ठीक है, अगर आप लोग ने ये भी तो बोला कि ठीक है, हिंदुओं के इधर अगल बगल से सब जगह से करेंगे। और ये भी देखा गया है कि सिर्फ इंडिया की बात नहीं है कि अगर जो अमीर कम्युनिटी है, फिर से मैं वही बोलूँगी, जो अमीर कम्युनिटी है उसको तो यहाँ लाके बसा दिया गया। जो वहाँ गरीब बैठे हुए हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो कुछ भी हो, उनको नहीं लाया जा रहा है। तो आप वहाँ भी देखिए, तो वहाँ भी मुझे लग रहा है ओबीसी या दलित ही होंगे। और यहाँ पे जिस दिन भागीदारी के देश में हमारे बात होने लगेगी, भागीदारी प्रतिनिधित्व की बात होने लगेगी, यकीन मानिए जो अमीर हैं, जो ब्राह्मणिज्म फॉलो करते हैं, उनके पास इतना पैसा है, किसी दूसरे देश में जाके बस जाएंगे, उनको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। बस ये है कि हमारी आंखें कब खुलेंगी। वो छोड़ने को भी तैयार हैं, लेकिन आप लोग छोड़ने नहीं दे रहे हैं। वो छोड़ने नहीं दे रहे। नहीं, तुम रहो भी और जाओ भी, रहो भी और जाओ भी। भाई कोई तो रास्ता चुन लो। नहीं, हिंदू के नाम पे सारी पार्टियां, हम हिंदू हैं, अब मंदिरों में जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, आपको ये चाहिए तो ये करो। अगर आपको प्रतिनिधित्व चाहिए, भागीदारी चाहिए, तो आप संविधान के साथ चलो, जहाँ पे सब लोग एक हैं। चलिए, अब एक आखिरी सवाल है। सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड कर रहा है। एक जज हैं शेखर यादव, इलाहाबाद हाई कोर्ट के, और उन्होंने कल एक कार्यक्रम में कहा कि बहुसंख्यक जनता के आधार पे ही जो देश की बहुसंख्यक जनता है उसके हिसाब से ही कानून होगा। यूसीसी पे बोल रहे थे वो, समान सिविल संहिता जो है, यूनिवर्सल सिविल कोड, उसके ऊपर बोल रहे थे। अब उसको लेके सोशल मीडिया पे काफ़ी बवाल मचा हुआ है। और असदुद्दीन ओवैसी जो सांसद हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि हमने उनको हटाने के लिए मांग की है और जो है एक ज्ञापन सौंपा है, दस्तखत किया है। क्या कहेंगी अदालत के लोग जब इस तरह की टिप्पणी करेंगे कि देश में जो बहुसंख्यक जनता है उसके हिसाब से ही कानून होगी? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो अदालत है
वहाँ पे तो सबसे पहले वीएचपी के कार्यक्रम में उन्होंने यह बयान दिया। हाँ नहीं, अदालत वीएचपी, लेकिन वो किसी न किसी चीज़ को तो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ना, वहाँ अदालत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जज हैं वो, अगर वकील हैं जो भी हैं अदालत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो वहाँ उनका काम संविधान को बचाना है। किसी एक संगठन को, किसी एक जाति को, किसी एक धर्म को बचाना नहीं है। अगर ये चीज़ बोल रहे तो डेफिनेटली अगर आप देखेंगे तो जज हमारे वहाँ आजकल तो लोग समझ चुके हैं, जज होते हैं या जो पुराने इलेक्शन कमीशन में बैठे होते हैं उनके जैसे रिटायरमेंट होते हैं, कहीं अच्छे गवर्नर ये वो बन जाते हैं। तो लोगों को समझना होगा कि ये लोग तो अपने लिए ही सिर्फ कर रहे हैं, और इस तरह की बातें अगर है तो भड़काने के लिए हैं। और बहुसंख्यक का क्या मतलब है? देखिए 85% तो हमारे हिसाब से चलेगा, मतलब वो SC ST OBC के हिसाब से करेंगे भाई। तो हमें ये चाहिए कि ये हमको ऐसा राष्ट्र चाहिए जहाँ पे हम लोग को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, भागीदारी मिलनी चाहिए, चाहे न्यायपालिका हो, ब्यूरोक्रेसी हो, लेटरल एंट्री हो, वाइस चांसलर का हो, या फिर अध्यापक हो, वकील हो, सब जो भी जुडिशियल में हो, हमको वहाँ मीडिया हो, सब हमको प्रतिनिधि, हमको ये चाहिए। बहुसंख्यक के हिसाब से तो हमें ये चाहिए। और जो राष्ट्र धर्म की बातें कर रहे हैं, थोड़ा सा आप खोद रहे हैं, शिवलिंग ढूंढ रहे हैं, उसके नीचे शिवलिंग को थोड़ा झाड़ी पोछे और खोदिए, आप बुद्ध मिलेंगे, हमें वो चाहिए। प्रियंका जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।